दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोहन बाबू जी के एडुकेशन सेंटर में। जैसा कि दोस्तों इस थंबनेल में आप दिख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 के बीच में जो सभी संग्राम की प्रमुख घटनाएं हुई थी, उन्हीं के बारे में हम आज स्टोरी बताएंगे, कहानी बताएंगे अपने PDF कंटेंट के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में बना रहें। जैसा कि मोहन बाबू जी के एडुकेशन सेंटर आप सभी को जीके से संबंधित वीडियो समय समय पर लाती है, जिससे आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है यह वीडियो। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक चला था। जैसा कि दोस्तों पुराने समय में जब दुनिया के लोग भारत आने के लिए उत्सुक रहा करते थे, फ्रांसीसियों के बाद ईरानी, पारसी भी भारत में आकर बस गए। उनके बाद मुग़ल आए, वे भारत में अस्थायी रूप से बस गए। चंगेज़ खान एक मंगोलियाई था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट की। अलेक्जेंडर महान ने भी भारत पर विजय पाने के लिए आया, किंतु पोरस के साथ युद्ध में पराजित होकर वापस चला गया। हेन सिंह नामक एक चीनी नागरिक यहाँ ज्ञान की तलाश में आया। उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में भ्रमण किया, जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है। कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु उसने अमेरिका के तटों पर उतरना पसंद किया। पुर्तगाल से वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए अपने देश की वस्तुएं लेकर आया। यहाँ जो भारतीय मसालों ले जाना चाहते थे, या फ्रांसीसियों लोगों भी आए और भारत को अपनी में कॉलोनियाँ बनाई। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले कोलंबस ने भारत आना चाहता था, क्योंकि यहाँ चंगेज़ खान एक मंगोलियाई था जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। तो 1492 में जब कोलंबस भारत आना चाहता था ना, तो वो अपना व्यापार की दृष्टि से अमेरिका बंदरगाह पर ही उतर गया। और दूसरी बात कि ये वास्को डी गामा 1498 में व्यापार करने के लिए वस्तु यहाँ केरल में आया, और जो भारतीय मसाला को ले जाना चाहते थे, फ्रांसीसी के लोग भी यहाँ भारत में अपनी कॉलोनियाँ बनाने लगी। और अंत में ब्रिटिश लोग आए। उन्होंने ब्रिटिश इंग्लैंड के जो लोग हैं, अंग्रेज, 200 साल तक भारत पर शासन किया। वर्ष 1757 में प्लासी युद्ध में के बाद ब्रिटिश जनों ने भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया। उनका प्रभुत्व लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यहाँ स्थापित हो गया था, जो 1848 में गवर्नर जनरल बनो। उन्होंने पंजाब के पेशावर, भारत के उत्तरी पश्चिम पठान जनजातियों को संयुक्त किया, और वर्ष 1856 तक ब्रिटिश अधिकारों उनके प्राधिकार यहाँ पूरी मजबूती के स्थापित हो गए। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में अपनी नई ऊंचाई हासिल की है। असंतुष्ट स्थानीय शासकों, मजदूर, बुद्धिजीवियों तथा सामान्य नागरिक के सैनिक की तरह आवाज़ उठाई, और उन्होंने विभिन्न राज्य की सेनाओं को समाप्त हो जाने से बेरोजगार हो गए, जिन्होंने ब्रिटिश जनों को संयुक्त किया, और यहाँ असंतोष बढ़ता गया। जल्द ही यह एक बगावत के रूप में फूटा, जिसे 1857 के विद्रोह के आकार लिया। 1857 में भारतीय विद्रोह क्या था? भारत पर विजय, जिसे प्लासी के संग्राम 1757 का आरंभ माना जाता है, व्यवहारिक रूप से 1856 में डलहौजी के कार्यकाल का अंत था। किसी के अर्थ में यह सुचारू रूप से चलने वाला मामला नहीं था, क्योंकि लोग के बढ़ते असंतोष से इस अवधि के दौरान अनेक स्थानीय प्रांतियाँ होती है। यद्यपि 1857 का विद्रोह, जो मेरठ में सैन्य कर्मियों की बगावत से शुरू हुआ, जल्द ही आगे फैल गया, और इससे ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती मिली। जबकि ब्रिटिश शासन इस एक वर्ष को दबाने में सफल रहे। यह एक निश्चित रूप से एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय शासक, जनसमूह, नागरिक सेना भी शामिल थे,
जिसने इतने उत्साह से इसमें भाग लिया, इसमें भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 को माना जाता है दोस्तों। और ब्रिटिश द्वारा जमींदारी प्रथा को जो शुरू करना, जिससे मजदूर को भारी करों का दबाव से कुचल डाला। इसमें ज़मीन के मालिक को एक नया वर्ग बनाकर दस्तकारों को ब्रिटिश के निर्मित वस्तुओं को आगमन से नष्ट कर दिया। धर्म और जाति प्रथा जिन्होंने पारंपरिक भारतीय समाज की सुदृढ़ नींव बनाई, अब ब्रिटिश प्रशासन के कारण खतरे में थी। भारतीय सैनिक और साथ ही प्रशासन में कार्यरत नागरिक वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति नहीं किए गए, क्योंकि ये यूरोपियन लोगों के आरक्षित थे। इसी प्रकार चारों दिशा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और बगावत की भावना फैल गई, जो मेरठ सिपाहियों के द्वारा किए गए बगावत की स्वर में सुनाई दी। जब उन्होंने ऐसी कारतूस मुंह से खोलने के लिए कहा गया था, जिन पर गाय सूअर की चर्बी लगी हुई थी, इनमें धार्मिक भावनाओं आउट हुई। जैसा कि दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए थे 1857 में, 200 वर्षों ने उन्होंने राज किया, तो सबसे पहले मजदूर पर भारी करों का दबाव डाला और उसके बाद यहाँ के जितने भी ज़मीन के नए नए मालिक थे, उनको कहा कि अपने और खींच लिया और दस्तकारों को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आगमन से नष्ट कर दिया। मतलब यहाँ के दस्तकारों को जो वस्तु थे वो ब्रिटिश के आने के बाद यहाँ की वस्तु को नष्ट कर दिए और पारंपरिक भारतीय समाज में एक नई नींव बनाई। और ब्रिटिश प्रशासन भी खतरे में थी, लेकिन भारतीय सैनिक और साथ ही प्रशासन कार्यरत नागरिक वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत नहीं किए गए, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि भारत के लोग का प्रमोशन हो। जो लोग पहले से ही किसी अच्छे ओहदे पदे पर थे, तो उनका कोई प्रोन्नति नहीं किया गया, जिससे भारत के लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और बगावत की भावना फैल गई। और मेरठ के सिपाही, मेरठ उत्तर प्रदेश में अभी एक शहर है, तो सबसे पहले मेरठ से ही 1857 की क्रांति की लहर फैली थी और बगावत की स्वर सुनाई दी और कारतूस से मुंह खोलने के लिए कहा गया। और जिन पर गाय सूअर की चर्बी मतलब जानते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को लड़ाने का प्रयोग किया अंग्रेज़ों ने, और इनका उपयोग करने से, कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया, जिन्होंने 9 मई 1857 को अपने साथी सैनिकों द्वारा क्रांति करने के लिए गिरफ्तार किया गया। बगावती सेना ने जल्दी दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यह क्रांति एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। देश के लगभग सभी भागों में हाथों ला लिया। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है मेरठ से। इसमें सबसे भयानक युद्ध दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और पश्चिम बिहार में लड़ा गया। विद्रोही सैनिकों ने बिहार में कुंवर सिंह, दिल्ली में बख्तान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को एक करारी चोट दी। कानपुर में नाना साहब ने पेशावर के रूप में उद्घोषणा की। तात्या टोपे उन सेनाओं का नेतृत्व किया जिन्होंने एक निर्भीक थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के साथ एक शानदार युद्ध लड़ा और अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। भारत ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य सभी वीरपुत्रों ने कंधा से कंधा मिलाकर 1857 की क्रांतिकारी युद्ध में ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प लिया। इस क्रांति को ब्रिटिश राज द्वारा 1 वर्ष के अंदर नियंत्रित कर लिया गया, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और 20 जून 1857 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया हूँ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई को और 20 जून 1858 को ग्वालियर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। 1857 के विद्रोह की असफलता के परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत दिखाई देने लगा। भारत के प्रति ब्रिटिश की नीतियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें अंतर्गत भारतीय राजाओं, सरदार, जमींदारों अपने ओर से ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किए गए। रानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की अनुसार उद्घोषित किया, जिसमें भारत शासन के ब्रिटिश राजा उनके वास्तव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। मतलब इंग्लैंड की जो महारानी थी रानी विक्टोरिया, उन्होंने 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा कर दी कि भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा और उनके वास्तव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल वायसराय की
पदवी भी की गई, जिसका अर्थ था कि राजा का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल वायसराय किया गया था रानी विक्टोरिया का ये जनरल सेक्रेटरी के रूप में रानी विक्टोरिया, जिसका अर्थ था कि सामग्री की पदवी धारण करे। और इस प्रकार ब्रिटिश ने भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में दखल करने के लिए असीमित शक्तियां धारण के लिए, मतलब कि दोस्तों यहाँ भारत की जितने भी आंतरिक प्रतिनिधि था वहाँ ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की आंतरिक में दखल देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, असीमित शक्तियाँ धारण कर ली। संक्षेप में भारतीय राज सहित भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्च सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदारों और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित लोगों को आम जनसमूह को जनता की अनदेखी की। उन्होंने अन्य स्वार्थियों जैसे ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपति, बागान मालिकों और सिविल सेवाओं को कार्मिकों को सर्वेंट्स को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारत के लोगों को शासन चलाने अथवा नीति बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासनों से लोग की घृणा बढ़ती रही, जिसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म दिया। जैसा कि दोस्तों इसमें कहा ही गया है, ये अंग्रेज लूटने की वजह से ही आए थे और ये शिक्षित लोग और आम जनता समूह का तो कोई वैल्यू नहीं दिया, अनदेखी कर दी। और ब्रिटिश के व्यापारी, उद्योगपति और बागान मालिकों को और सिविल समरी के कार्मिक जो सर्वेंट्स से उनका बढ़ावा दिया। और यहाँ के लोग जो शिक्षित लोग थे, आम जनता का समूह थे, उनको कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं दिए। और यहाँ के जो जमींदार थे, स्थानीय सरदार थे, अंग्रेज़ों को उनको वफादार अपने राजाओं के रूप में एक कठपुतली बना दिया। जैसा कि दोस्तों और इन्हीं सब के विद्रोह में एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। और असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1920 के बीच में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जालियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभाव शुरू हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन में ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए, हिलेगा नहीं भाई, गांधी जी थे। और जैसा कि दोस्तों जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें हज़ारों के आदमी को मृत्यु हुआ था। रॉलर एक्ट के विरोध में शांति सम्मेलन करे थे, लेकिन उस समय पंजाब का जो जनरल डायर थे गोली चलाने का आदेश दिए थे। जैसा कि दोस्तों अगली है भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़ो के जाने के अंग्रेज मजबूर हो गए। सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने की सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसी को सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहते हैं दोस्तों। करो या मरो, डू एंड डाई करे का निर्णय। इस आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशन, दूरभाषा कार्यालयों, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों पर निवेश, राजाओं के संस्थान, बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई और इसमें तोड़ फोड़ की ढेर सारी घटनाएं। सरकार ने हिंसा गतिविधियों के लिए गांधी जी का उत्तरदायी ठहराए और कहा यह कांग्रेस की नीति का जानबूझ किया गया है, किंतु जबकि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन दोस्तों जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन एक अंग्रेज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यहाँ के सभी कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी गर्म दल के नेता थे और नरम दल के, दोनों ने यह तय कर ली जब तक अंग्रेज छोड़ेगा नहीं इंडिया को, भारत को, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगी। और यह आंदोलन सर्वप्रथम 8 अगस्त 1942 को, इसी महीने 2-4 दिन के बाद 8 अगस्त आएगा, तो 1942 का इस बार 80 साल हो जाएगा दोस्तों। उस दिन आप ज़रूर पोस्ट करना। तो 1942 में इसी महीने अगस्त में 8 अगस्त को इसी महीने गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपनी आखिर मुहिम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट
क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की चलाई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। आज़ादी के तरसतों करोड़ों देशभक्तों ने इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। बाद में इसी आंदोलन के जरिए 1947 में आज़ादी मिली। दोस्तों, आज़ादी मिली। जैसा कि दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मोहन बाबू जी के एजुकेशन सेंटर के माध्यम से आपको भारतीय इतिहास 1857 से 1947 की आज़ादी संग्राम की बहुत सारे अपने PDF कंटेंट के द्वारा जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करना ना भूलो वीडियो कैसा लगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्ले लिस्ट का पिछला वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक है, चैनल का लिंक है, और जीके रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो का लिंक है। ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।